नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। लेकिन सर, ये तेजस्वी यादव की तबीयत खराब नहीं है क्या? दो दो एपिक नंबर लेकर घूम रहे हैं और फिर उल्टे चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, और अब तो बोलती बंद हो गई है। बोलती बंद नहीं हुई है, इसको कहते हैं मॉडर्न डे का कालिदास। कालिदास की कहानी सुनी थी ना, कि जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। वो गिरे, माथा में चोट लगा ले, उसके बाद कालिदास महान बन गया। लेकिन ये मॉडर्न कालिदास है। ये इतनी बार ये लोग गिर चुके हैं, लेकिन इनकी अकल खुलती नहीं है। पारिवारिक है ना, 9वीं फेल, बुद्धि है नहीं, सलाहकार भी ऐसे महान महान हैं, और रिकॉर्ड तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। 14 में गिरे, 19 में गिरे, 20 में गिरे, 24 में गिरे, लेकिन सुधरने का नाम नहीं है। वही हमारे एक्चुअली शुंभ और निशुंभ की जोड़ी है। देश में शुंभ राहुल गांधी और बिहार में निशुंभ ये तेजस्वी यादव। अब बताइए, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि 2 एपिक नंबर, 2 वोटर आईडी कार्ड रखना कानूनन अपराध होता है। हाँ, इसके जेल की सजा है धारा 468, धारा 471 और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 171D के तहत इसमें सश्रम कारावास और फाइन है। आज तो हमने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से मांग की है कि भाई, किसी ने पकड़ा नहीं है, किसी ने आरोप नहीं लगाए हैं। भाई साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपना एपिक नंबर दूसरा दिखाया। चुनाव आयोग के पास दूसरा एपिक नंबर है, तो साबित है कि 2 एपिक नंबर है। तो इंतजार किस बात के लिए चुनाव आयोग कर रहा है? इन पे FIR करे, गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाए। और पूरे लालू परिवार की और पूरे RJD की जिलेवार जांच होनी चाहिए कि ऐसे कितने कितने डुप्लीकेसी है। यही तो SIR था, ये जो इंटेंसिव रिवीजन यही तो था कि कितने लोग डुप्लीकेट बने हुए हैं। अब तेजस्वी यादव की पत्नी है राजश्री यादव, अब उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। अब उन्होंने नाम कब बदलवाया? नाम बदलने की भी एक प्रक्रिया होती है, उसमें एफिडेविट देना पड़ता है, कोर्ट से अटेस्ट करवाना पड़ता है या नोटरी से अटेस्ट करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर पेपर में उसको एडवर्टाइज किया जाता है। तो फिर नाम बदलवाया तो आधार कार्ड भी बदलवाया होगा, कैसे वोटर लिस्ट में आ गई, सब चीज पे जांच। ये पूरा परिवार बेवकूफ का किंग है, सरदार है। मतलब जिसको इतनी अकल नहीं है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तेजस्वी यादव का नाम आएगा कि ये आदमी खुद अपने से खड्डा खोद के उस पर गिर गया। 2 SIR दिखा रहा है कि मेरा ये एपिक है, देखिए ये नहीं निकल रहा है। चुनाव आयोग ने दूसरा एपिक निकाल के दिखा दिया। अब एक व्यक्ति के नाम पे 2 एपिक, ये संविधान का उल्लंघन है, बिल्कुल ये जुर्म है। तो खटाखट संविधान के तहत इन पे तुरंत मुकदमा होना चाहिए। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को कहा है कि मुकदमा डालिए और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाइए। पर सर, एक दूसरे हैं जो एटम बम लेकर घूम रहे हैं कि अगर मैंने वो एटम बम फोड़ दिया तो तबाही आ जाएगी। चुनाव आयोग तो मर चुका है, चुनाव आयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है सर। वो इस तरह की बचकानी बातें करें तो क्या इसी तरह वो का एटम बम राष्ट्रीय स्तर पे शुंभ है। 2 राक्षसों की जोड़ी थी, शुंभ और निशुंभ, तो ये राष्ट्रीय स्तर के शुंभ। ये ऐसे महान व्यक्ति है कि कहते हैं कि चुनाव आयोग, मैंने एटम बम रखा है, फोड़ देंगे, चुनाव आयोग कुछ रहेगा ही नहीं, कहीं का नहीं रहेगा, चुनाव मर गया है चुनाव आयोग। ले, तेजस्वी ने एटम बम अपने ही पे फोड़ लिया, कम से कम हम निशुंभ की चिंता करें। ये लोग देखिए, बड़ी समानता है दोनों में, दोनों परिवारवादी। एक के परिवार ने 61 साल शासन किया, दूसरे के परिवार ने 15 साल बिहार के शासन किया। दोनों केस में भारत को भी बर्बाद किया और यहाँ पे बिहार को ही चौपट किया। दोनों बेल पे हैं, दोनों चोर। नेशनल हेराल्ड में वहां पे 5,500 करोड़ में बेल पे हैं, ये लैंड पर जॉब और मॉल घोटाला में ये बेल पे है। पक्का है जेल जाना, इतने वाटर टाइट एविडेंसेस हैं, ट्रायल चलेगा, जेल जाएंगे, ये सब जानते हैं परिणीति। उसके अलावा पढ़ाई से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। एक 9वीं फेल है, दूसरा पता नहीं कहाँ कहाँ से डिग्री लेके आया है, लेकिन बात सुनिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी बातें होती हैं राहुल गांधी जी की। अच्छा हाँ, दूसरी बात, आप लोग सबको ही उनको गांधी गांधी कहते हैं, कृपया करके गांधी जी का अपमान मत कीजिए। उनका नाम राहुल गांधी है, गांधी, GHANDY। तो राहुल गांधी जी को ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या आदमी है। भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। उसके बाद पाकिस्तान हमारे सैनिकों को पीट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही नहीं, कितने गिरे हमारे, बताओ कितने गिरे। पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए थे, सारी मीडिया में पाकिस्तान की संसद में राहुल गांधी गूंज रहा था। तो LOP का एक्चुअली मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान हो गया है, नॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इस आदमी ने LOP की सारी पदों की गरिमा और मर्यादा ध्वस्त कर दी।
देखिए, हर एक पद की मर्यादा होती है, गरिमा होती है। इस गरिमा का ख्याल पद धारक को रखना पड़ता है, लेकिन जब लीडर ऑपोजिशन के पद की गरिमा आप रखेंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि उसका संवैधानिक अधिकार क्या है, आप चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं कि चुनाव एटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग चुनाव की चोरी कर रहा है, और संविधान दिखाएंगे आप खटाखट खटाखट। आप सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी इल्जाम लगा चुके हैं, आपने क्या नहीं किया है। आपने इमरजेंसी आपकी दादी ने यहाँ पे लगा चुकी है। इनको कोई मतलब है इस देश से? इस देश को चूस लिया है इन लोगों ने। व्यवस्था बदल गई है, ये सत्ता वियोग से तड़प रहे हैं। ये सत्ता वियोग, इनके सबसे बड़ा तड़प का कारण यही। पर सर आप ये देखो कि अभी तो वो ये कह रहे हैं कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें उनको शक हो गया था कि चुनाव आयोग में धांधली हुई है, फिर गुजरात विधानसभा चुनाव में उनका शक और पुख्ता हो गया, और अब तो उनको ये लग रहा है कि 2024 में अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। 2014 में किसकी अगुवाई में चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए थे, शायद राहुल भूल गए। बहुत चीज भूलते हैं वो। 2014 में इलेक्शन कमीशन को सबका नॉमिनेशन इन्होंने ही किया था, इन्हीं की सरकारों ने किया था, हमने नहीं किया था। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि 15 सीट कम जीतते। अगर धांधली करनी थी तो 15 सीट पे क्यों धांधली करते भाई? धांधली करनी थी तो 400 कर लेना चाहिए था, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। चुनावी धांधली के कारण सिर्फ एक व्यक्ति की सदस्यता गई है और एक ही व्यक्ति जेल गया है, वो है इनकी दादी इंदिरा गांधी। अच्छे से याद करें राहुल जी, इनको भूलने की बीमारी है। तो एक के बाद एक चीज जो ऐसी ये बोल रहे हैं उसका कारण है, आप ये बात समझिए। 96 चुनाव लगातार हार चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम जाने वाला है। और कांग्रेस है कि मानती नहीं, दिल है कि मानता नहीं, वही वाला हाल हो चुका है। सारे कांग्रेसी दबे जबान में कहते हैं कि जब तक ये है हमारे ऊपर का ग्रहण कभी नहीं खत्म होगा। ये एक्चुअली अमावस्या है कांग्रेस के लिए। पूर्णिमा कांग्रेस कभी नहीं देख पाएगी जब तक ये गैंडी लोग रहेंगे। पर सर अब तो राहुल गांधी ने अभी एक दिन पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि हमको नेशनल लेवल पर वकीलों की एक फौज तैयार करनी चाहिए जो केस लड़े, और मैं तो चाहता हूँ कपिल सिब्बल भी उसमें शामिल रहे। तो ये किसकी तैयारी हो रही है? वो जो उनकी नागरिकता को लेकर कुछ दस्तावेज यूके से भारत की गृह मंत्रालय के पास पहुंच गए हैं, इसी हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट में शायद उस पर सुनवाई होने वाली है, कहीं उससे बचने के लिए वो वकीलों की फौज तैयार करने में लग गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस के पास वकीलों की फौज हमेशा रही है, लेकिन कैसे बचेंगे? यहाँ 2 वोटर आईडी कार्ड दिखा दिया खुद से, कैसे बचेंगे? नागरिकता का मामला जब आएगा, इनकी इंग्लैंड की नागरिकता है कि कहाँ की नागरिकता है, यहाँ की नागरिकता है, न्यायालय फैसला करेगी। बचना उचना किसी को नहीं। ये लोग आज तक कानून को, संविधान को अपने हिसाब से तोड़ के मरोड़ के इस देश में अपनी डफली, अपना राग बजाते रहे। तुष्टीकरण करके, मुसलमानों का सर चढ़ा के, हिंदुओं को सेकंड ग्रेड का सिटीजन्स बना के, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की क्रोनोलॉजी वही है। अब ये देखिए, कपिल सिब्बल जिनका आप नाम ले रही थी, ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान को कभी हरा ही नहीं सकता। इनको अधिकार है भारतीय बोलने का अपने आप को। पाकिस्तान को हम इतनी बार हरा चुके हैं, पूरा विश्व जानता है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरा विश्व थर्रा गया कि क्या हुआ, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। लेकिन ये कपिल सिब्बल हमारे वकील साहब कहते हैं भारत हरा नहीं सकता है। दूसरे एक मणिशंकर अय्यर हैं, एक से एक नमूने पाले हुए हैं ये लोगों ने। अब कांग्रेस में विरोध के स्वर उठ रहे हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ शशि थरूर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहे हैं। ये पाकिस्तान और विदेशियों की भाषा बोलने की इनको आदत लगी हुई है। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 6.5% जीडीपी ग्रोथ के आगे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ये कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था डेड है। अरे डेड तो कांग्रेस होती जा रही है धीरे धीरे, सिकुड़ते सिकुड़ते सिकुड़ते। जब माथा काम ही नहीं करेगा तो बॉडी कैसे चलेगी? वही हाल कांग्रेस का है। माथा बना दिया है गांधी को, उस गांधी के माथा में कुछ है ही नहीं। जब कुछ है नहीं तो बाकी शरीर कैसे चलेगा? इसलिए कांग्रेस साफ होती जा रही है। सर राहुल गांधी तो बड़े खुश हो रहे थे कि देखिए कैसे 25% टैरिफ लगाकर भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर अब तो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं एक प्रधानमंत्री के लिए। अब उसको दबाएगा, वो दबाएगा तब जाकर ट्रेड डील होगी। मैं तो कहता था कि सीज फायर हुआ है तो ट्रेड डील के लिए हुआ। ये सारी बातें आखिर ये डिक्टेशन उनको आ कहां से रही है सर? देखिए, राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी की बातें सुननी चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह देवेगौड़ा जी ने आके खुले मुंह से, खुले मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की कि किसी भी दबाव में प्रधानमंत्री जी नहीं आए,
देश के किसानों की चिंता की, देश के डेयरी की चिंता की। कोई अमेरिकन दबाव हम पे नहीं चलेगा। हम रशिया से तेल खरीदें कि हम अरब से तेल खरीदें, ये हमारा विशेषाधिकार है। कोई हमें दूसरे चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। किसी का दबाव में हिंदुस्तान न कभी आया था, न कभी आया है, न कभी आएगा। हमारे अपने हित, राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है। तब भी कुछ कूड़ मगजों को अगर समझ में नहीं आएगा तो माथा फोड़ने का क्या जरूरत है? अपना सर फोड़ना, अपना एनर्जी बर्बाद करना इतने महान महान परिवार के विभूति के लिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें समय व्यस्त करना चाहिए। देश इनको समझ रहा है कि ये क्या चीज है। सर, मनमोहन सरकार के वक्त में 11वें और 10वें नंबर पर थी हमारी इकोनॉमी। अब तीसरे नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चौथे नंबर पर है। ये सारी बातें क्या सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखने से इनको नजर नहीं आती हैं, या फिर वो सच में जो सोरोस का लेसन लेकर चाइना से फंडिंग आने के बाद जिस तरह का प्रोपेगेंडा यहाँ का मीडिया चलाता है, एक बार लुटियन गैंग चलाता है, उसी का हिस्सा है राहुल गांधी? इसीलिए इस तरह की बकवास बातें करते हैं। सर, एक आम आदमी करे तो भी चलता है, एक सांसद करे तो भी चलता है, लेकिन वो एलओपी है सर, एक संवैधानिक पद पर है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। कैसे इसको जायज ठहराया जा सकता है और कैसे इसको नजरअंदाज किया जा सकता है? देखिए अंजू जी, एलओपी हम लोग मानते हैं, आप मानती हैं, मैं मानता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन एलओपी राहुल गांधी मानते हैं लीडर ऑफ पाकिस्तान, तो क्या कीजिएगा? दोनों में जमीन आसमान का सोच का अंतर है ना। तीसरा बात बताता हूँ, गोएबल्स का नाम आपने सुना है? गोएबल्स की एक थ्योरी थी कि एक झूठ को बार बार बोलो तो वो सच बन जाएगा। ये यही सोच के काम कर रहे हैं, आज से नहीं 2018 से। आप याद कीजिए राफेल के समय, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल राफेल राफेल। राफेल के बाद आया पेगासस पेगासस पेगासस, पेगासस के बाद आया हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग के बाद आया फिर अमेरिका विकीलीक्स, अमेरिका विकीलीक्स। 50 चीज का नैरेटिव बना चुके हैं। अब आया है नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में भारत के गिर गए, भारत के गिर गए, भारत के गिर गए। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि 33 देशों, अपने ही सांसद को कह रहे हैं कि 33 देश में गए थरूर साहब, किसी से ये नहीं कहलवा पाए कि पाकिस्तान दोषी है। अरे एक सुर में 3 देशों को छोड़ के पूरा यूनाइटेड नेशन में एक सुर में सबने इसकी निंदा की, पहलगांव की। हाल में कह दिया कि लश्कर तोयबा के बिना ये संभव नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, उस सिक्योरिटी काउंसिल ने जिसका अध्यक्ष खुद पाकिस्तान है। जब ये सब भी नहीं समझ में आता है तो पूर्ण मगज पे अपना दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए। देश ने इन लोगों पे दिमाग खर्च करना छोड़ दिया। अब हमारी समस्या और आपकी समस्या ये है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा हुआ है कि न चाहते हुए भी चर्चा करना पड़ता है, समय बर्बाद करना पड़ता है। सर, ये जो मालेगांव बम धमाकों का फैसला आया है, जिसमें कि कांग्रेस की वो भगवा आतंकवाद की थ्योरी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, उसके बाद आप बयान देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण जो कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र से, वो क्या कहते हैं, इसको हिंदू आतंकवाद कहो, भगवा शब्द का इस्तेमाल मत करो। सर, अभी भी इनको अकल नहीं आई है? बिल्कुल अकल नहीं आई है, आएगी भी नहीं। आज जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा कि सनातन सबसे बड़ा महापाप है, सनातन धर्म सबसे बड़ा पाप है, ये होना ही नहीं चाहिए। आपके जितने लोग हैं, ये मालेगांव ब्लास्ट के बाद पहला असदुद्दीन ओवैसी का क्या रिएक्शन था? हमारे 6 हाजी मारे गए थे, भारतीय नहीं, 6 नमाजी, 6 हाजी मारे गए। मतलब इनको भारतीय नहीं दिखता है। 187 मुंबई ब्लास्ट में मारे गए, वो कौन थे? लेकिन वो लोग अगर रिहा हो गया, उन पे स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन लोगों को बहुत दर्द हो गया। इनके रिहाई पे इनको कोर्ट से दिक्कत हो गई। एक ही चीजों को 2 चश्मे से देखते हैं ये लोग। और ये बात देश समझ रहा है, ये बात राष्ट्र समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि अब नहीं समझ रहा है, पुराना जमाना गया है। आज की डेट में आप ये सोचिए कि 1 मिनट के अंदर मोबाइल इतना बड़ा मीडियम हो गया है, यूट्यूब इतना बड़ा मीडियम हो गया है कि गांव-गांव तक एक-एक खबर पहुंच जाती है। एआई टूल्स के जरिए हर लोग हर जानकारी निकाल रहे हैं। आप झूठ बोल के नहीं चल सकते हैं भाई, लोग पकड़े जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। और आप ये सोचो ना कि झूठ तो कितना बोला। ये जितेंद्र अवार्ड जिस पार्टी से आते हैं, उनके मुखिया ने, आपको याद होगा 1993 में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसमें 12वां ब्लास्ट खुद ही करवा दिया था, कि वो मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ है, और खुद स्वीकार किया था शरद पवार ने कि मैंने झूठ बोला था, कहीं ऐसे में कम्युनल टेंशन ना हो जाए इसके लिए। तो उसी पार्टी से तो आते हैं जितेंद्र आव्हाड और शरद पवार के लाडले, इसीलिए कह रहे हैं कि सनातन ने देश को बर्बाद कर दिया।
देखिए ऐसा है ना कि ये लोग जानबूझ के मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, ताकि इनको लगता है कि हिंदुओं को जाति में तो बांट लेंगे और मुसलमान एक तरफ हमारे लिए वोट दें। पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस पार्टी और उसके एलाइज जितने हैं, इन्होंने एक सिस्टमैटिक कोशिश की है कि भारत को मिनी इस्लामिक देश बना दिया जाए, यहाँ मिनी शरियत चले। शाहबानो केस क्या था भाई? 1942 अमेंडमेंट क्या था? क्या जरूरत थी आपको सेकुलर और सोशलिज्म डालने की? ये तुष्टीकरण था। शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना क्या था? तुष्टीकरण था। 2013 में कम्युनल बिल आए कि अगर दंगा होगा तो हिंदू दोषी आएगा। ये सब क्या है? तो ये इस देश में कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। ये देश जहां बात होती है यूसीसी की, संविधान हमारा बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वहां ये शरिया की बात करते हैं। तो ये एक इस्लामाइजेशन का एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो ये कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आज आम हिंदू इस बात को लेकर जागृत हो गया है। जब जागृत हो गया है तो इनका किनारा लगना शुरू हो गया है। उस किनारे लगने को देख के ये बौखला गए और अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल एक देश में अव्यवस्था का माहौल बन जाए, लोगों को संवैधानिक व्यवस्थाओं पे विश्वास खत्म हो जाए, देश में गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, इस हद तक सोच रहे हैं। और इनको फंडिंग करने वालों की कमी नहीं है। द रीजन बीइंग कोई भारत को समृद्ध होते हुए विश्व में क्यों देखना चाहेगा? चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, कोई क्यों चाहेगा कि भाई भारत मजबूत बने, भारत अपनी रक्षा आपूर्ति खुद कर ले, भारत से लोगों को सामान खरीदना पड़े? क्यों चाहेगा हमारा मजबूत हो? तो सब कोई इसमें मदद कर देते हैं इन लोगों की कि हाँ भाई अब भारतीय हो क्या भारत को कमजोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये इन लोगों का जो एक ग्रैंड डिजाइन है बहुत गंदा है अनिल जी। और ये हर देशवासी को अब समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझना चाहिए। अब आप ये बताइए कि सारे हिंदू ये देख लें कि भाई सनातन धर्म को किस तरह से गाली दी जा रही है, हिंदू आतंकवाद किस तरह से बोला जा रहा है। क्या हिंदू आतंकवाद कभी था? कभी कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। सारे हिंदू ये ठान लें कि ऐसी हिंदू विरोधी पार्टी को हम कभी वोट नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या उन हिंदुओं को शर्म नहीं आती होगी जिन्होंने कांग्रेस को कभी वोट दिया है? ये कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है? मुस्लिम तुष्टीकरण की हद तक, किस हद तक जाने को तैयार है? एक पर एक है और धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रहा है। आप ही की बातें 6-7 लाख लोग तक पहुंचती होंगी, वो 6-7 लाख लोग तक पहुंचाएंगे, एक धारणा बनती है और धीरे 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 धारणा स्ट्रांग होती है। क्योंकि पिछले 60-65 वर्षों में तो धारणा यही बनाई गई ना कि हिंदू बी ग्रेड सिटीजन है, अरे कुछ नहीं है, हिंदू फालतू है। आप सोचिए कर्नल पुरोहित को जो इंडिक्ट किया वो सर्विंग आर्मी ऑफिसर थे, आर्मी ने उनको क्लीन चिट दे दी, तभी उनको मालेगांव में क्यों इंक्लेट किया? कभी सोचा है लोगों ने? वो इसलिए किया गया ताकि लोग कह सके कि आर्मी में भी अब ऐसे ऐसे हिंदू जाने लगे। आर्मी भी खत्म हो गई। सेना का शौर्य गिराओ, सेना का मनोबल गिराओ, हर वो काम करो जिससे भारत की आंतरिक शक्ति कमजोर हो, उसमें ये लगे रहते हैं 24 घंटे। सर इसमें ही लगे रहते हैं, ऑपरेशन महादेव के नाम पर सवाल उठाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहते हैं कांग्रेस के सांसद। याद कीजिए सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे संसद में क्या बोल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा है। आप सोचिए। और फिर आप ये देखिए दिग्विजय सिंह किस मुंह से बात कर रहे हैं कि देखिए नफरत का जिन बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आप सोचिए दिग्विजय सिंह ही थे ना जिन्होंने किताब का विमोचन किया था 26/11 के बाद कि 26/11 आरएसएस की साजिश। तो ये जो नफरत कांग्रेस फैलाती रही है इसके बारे में ये नहीं सोचेंगे। भगवा आतंकवाद की थ्योरी इन्होंने ही दी है सर, जिसके बाद कि अब मालेगांव में भगवा आतंकवाद की थ्योरी पार्लियामेंट में दी गई थी। सैफरन टेरर पार्लियामेंट में सुशील शिंदे जो जिनकी पुत्री ने अभी तमाशा कहा ऑपरेशन सिंदूर को, उस वक्त गृह मंत्री यही थे साहब। और अभी हाल में 10 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझ में दबाव दिया गया था कि मैं भगवा आतंकवाद बोलूं। तो किसने दबाव दिया था? बिना सोनिया गांधी के तो कोई और दबाव देगा नहीं, राहुल गांधी के। तो ये लोग दबाव देने वाले थे। और भगवा आतंकवाद की इनकी धज्जियां उड़ गई अभी मालेगांव पे फैसला आने के बाद। सब मुंह चुराते इधर से उधर भाग रहे। भगवा आतंकवाद होता तो ये लोग यहाँ पे होते? इतने बोलने की हिम्मत होती? आप ये देखिए कि कभी किसी मुसलमान के खिलाफ बोल सकते हैं? सर्तन से जुदा का नारा लगा देंगे इनके खिलाफ, 5 मिनट नहीं लगेगा। अभी पीट दिया ना सपाइयों ने एक मुसलमान को, जब डिम्पल यादव पे उस मुसलमान ने अवैध टिप्पणी की थी। अब उसका क्या रिएक्शन हो रहा है मुसलमानों में? ये डरते हैं बेसिकली, मुसलमानों को कुछ भी कहने से डरते हैं क्योंकि जानते हैं कि रिएक्शन होगा। हिंदू चूंकि सहिष्णु है
रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हिंदू धर्म को भर भर के गाली दो। लेकिन चीजें बदल रही हैं, अब इनको भारी पड़ना शुरू होगा और इनको एहसास हो रहा है कि हमें भारी पड़ना शुरू हो गया। अभी जितनी बौखलाहट है वो क्यों है? क्योंकि बिहार चुनाव के परिणाम इनको पता है कि ये बहुत बुरी तरह से हारने जा रहा है, कि कोई इस जन्म में नहीं जीत पाएंगे, इनको सब पता है। तो उसके पहले से डिफेंस तैयार कर दो, इलेक्टोरल रोल तो ईवीएम तो कुछ ताकि बाद में कहने को रहे। 2014 में भी इनको पता लग गया था कि हार रहे हैं, आज चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। गुजरात चुनाव में भी इनको कंफर्म हो गया था। क्यों? 17 में तो बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 90 सीट 95 सीट आई थी, कांग्रेस 67 आ गई थी, वो पता नहीं लगा था। अब 22 में तो सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का, तो वो पता नहीं लगा था। पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी कैसे आ गई कांग्रेस को हरा के, वो पता नहीं लगा था। चुनाव क्या आम आदमी पार्टी से ही मिला हुआ है? ये सब तमाम अनर्गल आरोप कुछ नहीं है, अपनी हार को पहचानने का एक तरीका है, और ये सब चलते रहेगा। सर, अगर इतने एटम बम राहुल गांधी के पास हैं, तो फिर सबूतों का पुलिंदा लेकर 12 जून को कहा था ना चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर कि आइए सबूतों के साथ बात करते हैं, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ वहां हर मंच पर खड़े होकर शोर मचा रहे हैं, जहां जाकर बात करनी चाहिए वहां जा नहीं रहे। और ज्यादा दिक्कत हो रही चुनाव आयोग के पास जाने से सुप्रीम कोर्ट चले जाए, सबूत लेकर वहां चले जाए, धांधली हुई, वहां क्यों नहीं जाते? राजनीतिक विदूषक की भूमिका में आ चुके हैं राहुल गांधी जी, मनोरंजन करने दीजिए। राजनाथ जी ने तो कहा ना कि भाई एटम बम है तो एटम बम फोड़ दीजिए, इंतजार किसका कर रहे हैं? मुहूर्त क्यों निकाल रहे हैं? जरूर आपको अवश्य बताना चाहिए अगर ऐसा एटम बम है तो। लेकिन कहाँ एटम बम? एटम बम तो तेजस्वी ने फोड़ दिया, पहला नेता बन गया इस देश का जिसने खुद ऐसे ऐसे दिखाया कि मेरे पास 2 एपिक कार्ड, स्वीकारोक्ति कर ली, जेल जाने की तैयारी कर ली। एफआईआर शाम तक या कल तक चुनाव आयोग करेगा ही करेगा, इसमें सजा होगी होगी, क्योंकि खुद स्वीकार कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहा है। सर, अब देखते हैं कि कितनी जल्दी चुनाव आयोग इस मामले में एफआईआर दर्ज करता है। लेकिन कम से कम राहुल गांधी ने जो एटम बम संभाल कर रखा है उसको भी उन्हें समय रहते टेस्ट कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो रखे रखे फुस हो जाए। राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि उसको टेस्ट कर लेना चाहिए था, तो उनको उसको टेस्ट कर लेना चाहिए समय रहते। सर, आपने बहुत ही अहम जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।